वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वीनियंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन को पढ़ा था और आज हम स्यूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक को पढ़ेंगे। तो स्यूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के स्यूट को तब फाइल किया जाता है जब पार्टनरशिप फर्म में एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स पार्टनरशिप डिस्प्यूट, मिसकंडक्ट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच करने और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर दिए गए अदर रीज़न से पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं। इसके अंदर डिसोल्यूशन के बाद फर्म का बिजनेस वाउंड अप किया जाता है। उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी मतलब जो एसेट्स हैं वो लिक्विडेटेड हो जाती हैं और जो पार्टनर के बीच में लायबिलिटीज़ होती हैं उनको सेटल किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है लीगल ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के लिए स्यूट फाइल करने का प्राइमरीली बेस्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 44 द्वारा इसे गवर्न किया जाता है। मतलब कि जो सेक्शन 44 है उसके अंदर वेरियस सिचुएशंस दी गई हैं जिसके अंदर कोर्ट जो है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, जिसमें शामिल हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है कि अगर पार्टनर इनकैपेसिटेट या इंसैनिटी हो जाता है तो कोर्ट जो है वो डिसॉल्व कर सकती है पार्टनरशिप फर्म को, या फिर मिसकंडक्ट करता है अगर कोई पार्टनर जो कि फर्म बिजनेस पे इफेक्ट कर रहा हो, या फिर परमानेंट इनकैपेसिटेट हो गया हो पार्टनर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, या फिर ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच कर देता है, या फिर कंटिन्यूइंग कोई डिस्प्यूट चल रहा है पार्टनर्स के बीच में, या फिर पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंसी हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, या बिजनेस लॉस उसे हो रहा है, या फिर कोई भी जस्ट या इक्विटेबल कोई भी अदर रीज़न हो सकता है। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, जो कोर्ट है वो डिसॉल्व कर सकती है पार्टनरशिप फर्म को। देन नेक्स्ट इसमें आता है ड्राफ्ट ए प्लान फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर सैम्पल फॉर्मेट दिया गया है प्लान फॉर फाइलिंग अ स्यूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्स्ट इसमें आता है नेम ऑफ अ कोर्ट, उसके बाद कोर्ट जुरिडिक्शन, फिर स्यूट नंबर, देन इन द मैटर ऑफ प्लेंटिफ, नेम ऑफ प्लेंटिफ, एड्रेस ऑफ प्लेंटिफ वर्सेस नेम ऑफ डिफेंडेंट, एड्रेस ऑफ डिफेंडेंट, देन उसके बाद स्यूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फॉर अकाउंट्स। उसके बाद कंटेंट आता है। तो फर्स्ट इसमें आता है जो प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, उसने वो बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देंगे जिसकी वजह से जो भी डेट मतलब जो पार्टनरशिप डीड की डेट है उसके अंदर पार्टनरशिप में वो कब आए थे, तो इस बारे में डिस्क्रिप्शन फर्स्ट पॉइंट में दिया जाएगा। देन सेकंड पॉइंट में आता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके अंदर उसका एड्रेस ऑफ बिजनेस आएगा, और पार्टनरशिप के जो टर्म्स हैं, जो शर्तें हैं, जिन शर्तों पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को प्रिस्क्राइब किया गया था, जिस पर जो पार्टनर्स थे वो कंसेंट थी, उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। देन थर्ड पॉइंट में आता है इसके अंदर पार्टनरशिप के टर्म्स मतलब जो भी पार्टनरशिप डीड की शर्तें हैं वो डिस्क्राइब की जाएंगी, और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो भी फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं उसके बारे में मेंशन किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, और जो अदर ऑब्लिगेशन है वो भी इसके अकॉर्डिंग इसमें डाली जाएंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट में आता है इसमें प्लेंटिफ ने जो पार्टनरशिप डीड में जो भी टर्म्स है उसे फेथफुली फॉलो किया है, लेकिन फिर भी उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ है तो उस डिस्प्यूट का रीज़न जैसे मिसकंडक्ट या फिर पार्टनरशिप डीड का जो ब्रीच हुआ है या फिर इंसॉल्वेंसी, इस रीज़न को मेंशन करना होगा जिसके कारण पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है। देन नेक्स्ट पॉइंट में आता है डिफेंडेंट। इसके अंदर नेम ऑफ डिफेंडेंट मेंशन होगा, और इसमें साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि जो डिफेंडेंट है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीरियस ब्रीच किया है जिसके अंदर मिसकंडक्ट या ब्रीच का जो भी डिटेल है वो इंक्लूड होगा, जैसे कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड या नॉन कोऑपरेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, जिससे डिफेंडेंट के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस पॉइंट में ये रीजंस डिस्क्राइब किए जाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफेंडेंट की रॉन्गफुल कंडक्ट के कारण पार्टनरशिप बिजनेस को नुकसान हुआ है, और प्लेंटिफ को ये आशंका है कि यदि पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं की तो उसे नुकसान हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो 7th पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 44 के अंडर प्लेंटिफ
ने जो भी ग्राउंड मेंशन है जैसे मिसकंडक्ट, ब्रीच या इनकैपेसिटी, ये ग्राउंड उसको इंक्लूड करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मतलब 8 पॉइंट में ये कहा गया है जो प्लेंटिफ है वो पार्टनरशिप डीड के जो भी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसी टर्म्स एब्सेंस में है, मतलब कि जो भी एज पर लॉ जो भी टर्म है, जो भी शर्तें रखी गई हैं वो उसने नहीं निभाई है, तो उस कंडीशन में जो सेटलमेंट है या फिर डिवीजन ऑफ एसेट है या फिर लायबिलिटीज है उसका प्लेंटिफ जो है वो भी हकदार है या फिर एंटाइटल है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, देन इस पॉइंट में बताया गया है कि जो स्यूट है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये इसका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कब अराइज हुआ था, तो उसकी डेट मेंशन होगी। और जब डिफेंडेंट ने एग्रीमेंट या कंडक्ट को लेकर ब्रीच किया है या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अराइज हुआ है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। और एवरी पासिंग डे के साथ जो भी बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस को नुकसान हो रहा है उसके बारे में भी इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर प्रेजेंट स्यूट जो कि ऑनरेबल कोर्ट के जुरिडिक्शन में है क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस इसके जुरिडिक्शन में किया गया था और स्यूट का वैल्यू जो भी वैल्यू ऑफ स्यूट है वो इसमें मेंशन की जाएगी। देन उसके बाद आता है प्रेयर, तो इन अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस, जो भी फैक्ट्स ऊपर लिखे हैं और सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अनुसार जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि वो डिक्री पास करें डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के लिए, और इसके अंदर नेम ऑफ फर्म आएगा और जो भी डेट होगी वो मेंशन की जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि जो भी डिफेंडेंट है वो ट्रू और कंप्लीट अकाउंट जो है उसको डायरेक्टली शो करे और जो फर्म्स के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ है, जो प्रॉफिट लॉस है वो। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि कमिश्नर को अपॉइंट किया जाए जिसमें अकाउंट्स या फिर जो डिवीज़न ऑफ एसेट्स हैं या सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ उसको देखा जा सके। देन उसके बाद जो भी कॉस्ट ऑफ स्यूट है प्लेंटिफ की उसे अवॉर्ड किया जाए, उसको दिया जाए। और उसके बाद आता है जो भी सच अदर या फिर फर्दर रिलीफ है ऑनरेबल कोर्ट जो भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए है वो उसे ग्रांट किया जाए। देन उसके बाद आता है प्लेस जिसमें सिटी नेम आएगा। देन उसके बाद डेट, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ एंड प्लेंटिफ्स एडवोकेट, देन नेम एंड एड्रेस ऑफ प्लेंटिफ एंड प्लेंटिफ्स एडवोकेट। तो ये स्ट्रक्चर है जो कि स्यूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर है। देन उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द स्यूट। इसके अंदर फर्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड, तो इसमें पार्टनर्स द्वारा एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट की एक कॉपी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पार्टनरशिप की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको शो होने वाले डॉक्यूमेंट जिसमें बैलेंस शीट, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स इंक्लूड हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स स्यूट के साथ लगते हैं। देन उसके बाद आता है कॉरेस्पॉन्डेंस, तो जो पार्टनर्स के बीच में कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन जो डिस्प्यूट, ब्रीच और मिसकंडक्ट को हाईलाइट करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर लगेंगे। देन उसके बाद आता है एफिडेविट, प्लेंट में जो भी वेरीफाइंग फैक्ट्स हैं उसको मेंशन करने वाला एक एफिडेविट लगेगा। देन उसके बाद आता है कोर्ट फी, जो रिक्विसाइड कोर्ट फी है एज पर द वैल्यू ऑफ सूट वो भी इसके साथ आएगा। देन नेक्स्ट आता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन अ सूट फॉर डिसोल्यूशन, तो इसके अंदर फर्स्ट आता है फाइलिंग ऑफ प्लेंट, सो इसमें प्लेंटिफ सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ अप्रोप्रिएट कोर्ट में सूट फाइल करता है। देन उसके बाद आता है सर्विस ऑफ समन, तो इसमें कोर्ट डिफेंडेंट्स को अपीयर होने और रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए समन इशू करता है। देन उसके बाद आता है रिटन स्टेटमेंट, तो इसके अंदर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करके प्लेंट में एलिगेशन का जवाब देता है। नेक्स्ट आता है ट्रायल, सो इसमें यदि कोर्ट को प्राइमा फेसी केस लगता है तो वह सूट के साथ आगे बढ़ता है और इसके अंदर एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं और विटनेस को एग्जामिन किया जाता है। देन उसके बाद आता है फाइनल ऑर्डर, तो इसके अंदर दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद कोर्ट पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास करता है और अकाउंट को सेटल करने के लिए यदि कोर्ट को लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो वो एक कमिश्नर को अपॉइंट करता है। देन नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, तो इसके अंदर कोर्ट द्वारा डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर पास करने पर ये कंडीशंस हो सकती हैं। सो इसमें फर्स्ट आता है वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, सो इसमें फर्म का बिजनेस एंड हो जाता है और पार्टनर्स में एसेट्स को लिक्विडेटेड करने की रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट इसमें आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सो इसके अंदर फर्म्स के जो अकाउंट हैं उनको सेटल किया जाता है, जिसका मीन है कि फर्म की जो एसेट हैं उसको यूज़ लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए किया जाता है और कोई भी जो रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स हैं उनके शेयर के अनुसार प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर,
सो इसके अंदर अकाउंट पर डिस्प्यूट होने के केस में कोर्ट सेटलमेंट प्रोसेस को सुपरवाइज करने के लिए कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें डिवीजन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। सो इसके अंदर फर्म के जो एसेट हैं उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है और लायबिलिटीज का सेटलमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसके अंदर ग्राउंड्स दे रखे हैं। सो फर्स्ट ग्राउंड आता है इनसैनिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी। सो इसके अंदर यदि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड मतलब कि मेंटली रूप से अनसाउंड हो जाता है या ड्यूटी को परफॉर्म करने में इनकैपेबल हो। नेक्स्ट ग्राउंड आता है मिसकंडक्ट। तो पार्टनर का कोई भी कंडक्ट या बिहेव जो फर्म की रेपुटेशन और बिजनेस को अफेक्ट करने की संभावना रखता है। देन नेक्स्ट ग्राउंड आता है परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, मतलब कि अगर किसी भी पार्टनर द्वारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट का बार बार ब्रीच होता है तो। देन नेक्स्ट ग्राउंड आता है बिजनेस इन प्रैक्टिकलिटी। तो इसके अंदर यदि बिजनेस जब प्रॉफिट पर नहीं चलाया जा सकता है तो उस कंडीशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की जाती है। देन लास्ट में इसमें आता है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, मतलब कि यदि कोई अदर ग्राउंड जो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल पार्टनर के बीच लैक ऑफ ट्रस्ट। तो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है अगर पार्टनर्स के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि जो सेक्शन 44 है जिसमें कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसके ग्राउंड्स के अंदर दे रखे हैं। देन लास्ट में आता है इसमें कॉन्क्लूजन। तो इसके अंदर पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के लिए स्यूट उन पार्टनर्स के लिए एक लीगल रिकोर्स मतलब सहारा है जो डिस्प्यूट मिसकंडक्ट या लॉ के अंडर स्पेसिफाइड अदर रीजन से पार्टनरशिप को टर्मिनेट करना चाहते हैं और यह फर्म के बिजनेस को वाइंड अप करने और पार्टनर्स के बीच में अकाउंट्स के सेटलमेंट की ओर ले जाता है। इसके अंदर ऐसे स्यूट में सक्सीड होने के लिए प्लेंटिफ को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर वैलिड ग्राउंड स्टैब्लिश करने होंगे और एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ जिसके अंदर हम अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री टॉपिक को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए thank you for watching my videos. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.